क्या हाल है? रास्ते आगे वहाँ से आगे जिंदगी की चल कुछ और भी आगे यूं सोचना जाए बेसब्रियां 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 बेसब्रियां। मैं ऑडिबल आवाज ठीक है? ओके। अच्छा, बैकलॉग को कैसे कवर करें? बैकलॉग को कैसे कवर करें? अब तो देखो ठंड हो गई है, तो चद्दर से काम चलेगा नहीं, रजाई खरीदो रजाई से ढको। अबे कैसे कवर करोगे? पढ़ के कवर करोगे? कैसे कवर करोगे? एक एक वीडियो उठाओ भैया, एक वीडियो उठाइए, देखिए उसको। अरे कब तक पूछते रहोगे यार? करना शुरू करोगे तब तो होगा ना। हाँ, आप बस सोचते हो करूंगा करूंगा करूंगा, करते नहीं हो। लेकिन द आर्टिकल कब यूज करना होता है? जब आप डिफरेंट चीजों की बात करते हैं तब यूज करना होता है। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? ये क्या? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मिस्ट है ये? लेक है? फॉग है? कौन सा फॉग है? फॉग की कैटेगरी बताओ मुझे, कौन सा फॉग है? अगर ये फॉग है तो ये कौन सा फॉग है? जिंदगी जो कुछ और हुई हो, क्यों सोचना। एडक्शन फॉग है? कहाँ, किस एंगल से एडक्शन फॉग है बे? चलो आगे सब। सो दिस इज स्टीम फॉग एक्चुअली, नॉट एडक्शन फॉग। ओके, राइट, दिस इज स्टीम फॉग, नॉट एडक्शन फॉग। वाटर बॉडी के ऊपर है ऑब्वियसली हमारा कौन सा फॉग होगा भाई? वाटर बॉडी के ऊपर है तो हमारा स्टीम फॉग ही होगा। स्मॉग और हेज के बीच में डिफरेंस जाके क्लास दोबारा देखिए सर, क्या अंतर है। चलो शुरू करते हैं। तो पहले वन पेज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम एक एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे। सो जय हिंद, होपफुली आप ठीक होंगे, दिन आपका अच्छा होगा, आपने यूटिलाइज किया होगा, ऐसी उम्मीद है मुझे। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था हमारे एग्जाम में, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, और अभी शायद आपको ये इतना आसान ना लगे, लेकिन वंस जब मैं आपको एक बार पढ़ा चुकूंगा इकोनॉमिक्स, ओके, जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ चुके होंगे उसके बाद तो एकदम लल्लू लाल क्वेश्चन लगेगा। इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ चुके होंगे जनवरी के आसपास, तब उसके बाद तो आपको एकदम आसान सा लगेगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि द सस्टेन्ड डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, जो हमारे जनरल प्राइस लेवल में, राइट, जो जनरल प्राइस लेवल में डिक्रीज आपको देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन बोलेंगे, उसको हम स्टैगफ्लेशन बोलेंगे, उसको हम डीवैल्यूएशन बोलेंगे, या उसको हम रिसेशन बोलेंगे, राइट। तो ये हमारे अलग अलग यहाँ पर टर्म्स हैं। पहले आप ये समझ लो, एक हमारा टर्म होता है इन्फ्लेशन, शायद आपने सुना भी हो। इन्फ्लेशन हमारा एक टर्म होता है। इन्फ्लेशन का वाला कितना मतलब होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति, राइट। सो इन्फ्लेशन मींस कि जो आपकी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, जब हमारे प्राइसेस अप हो जाते हैं, प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, राइट, और उसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। अभी प्राइसेस इंक्रीज कैसे होते हैं? तो दो चीजें हैं समझना। अगर जनता के हाथ में पैसा होगा, ओके, जनता के हाथ में अगर मनी है, कि पीपल हैव मनी, तो उनकी जो परचेसिंग पावर होगी वो इंक्रीज होगी। परचेसिंग पावर का मतलब क्या होता है? परचेसिंग पावर का मतलब होता है कि आप कुछ खरीद पाओगे, ठीक, आप कुछ खरीद पाएंगे, राइट। सो लोगों के पास अगर मनी होगा तो उनकी परचेसिंग पावर इंक्रीज होगी, और अगर परचेसिंग पावर इंक्रीज होगी, राइट, तो लोग सामान खरीदेंगे। जितना सामान खरीदेंगे उतना सामान का दाम बढ़ेगा। ओके, अगर बेसिकली सिंपल सा है ना, जिस चीज की डिमांड होगी उसका उतना ही प्राइसिंग होगा ना, राइट। जैसे अगर आप आईफोन खरीद रहे हो 1 लाख का, 1.5 लाख का, जो भी आ रहा है, तो उसको इसलिए खरीद रहे हो बिकॉज लोगों के पास इतना है, लोगों के पास इतना पैसा है कि वो फोन में इतना पैसा इन्वेस्ट कर पाए। ओके, लोगों की परचेसिंग पावर ज्यादा है भैया, इसीलिए आईफोन का दाम उतना है। अभी अगर लोगों की परचेसिंग पावर ना हो तो आईफोन महंगा थोड़ी ना होता है ना, कोई और भी सामान अगर देखो उतना महंगा ना हो ना। तो इन्फ्लेशन का सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपके जिसमें प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और वो बढ़ने का एक रीजन ये भी होता है कि लोगों के हाथ में पैसा होता है। तो अगर लोगों के पास पैसा है तो लोग सामान खरीदेंगे, और उससे क्या होगा, जो प्राइसेस होंगे वो शूट अप कर जाएंगे, यानी प्राइसेस आपके इंक्रीज कर जाएंगे। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर पैसा ना हो, लेस मनी हो उनके हाथ में, तो उससे क्या होगा, परचेसिंग पावर कम होगी और प्राइसेस जो होंगे सामान के वो घट जाएंगे। अब यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत हमारे लिए यूजफुल भी होता है, बिकॉज अगर इन्फ्लेशन है, ये एक रिलेशन ध्यान रखना, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो नौकरियां ज्यादा होती। एक सेकंड बताना मुझे। हेलो, हाँ जी। हम्म, कौन वीडियो? क्लास में हूँ भाई, बाद में करूँ। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन हमारा बढ़ेगा तो इंप्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, राइट, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो अनइम्प्लॉयमेंट हमारी कम होगी। अनइम्प्लॉयमेंट कम होगी, सिंपल सी बात है। अगर लोगों के हाथ में पैसा होगा तो लोग हो सकता है बिजनेस स्टार्ट कर दें। इमेजिन करो, अगर लोगों के हाथ में पैसा है, दैट मींस इन्फ्लेशन हाई है, लोगों के हाथ में पैसा होगा तो हो सकता है कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले, उससे क्या होगा, 20 लोग को नौकरी देगा वो, है ना, 10 लोग को नौकरी देगा वो। हो सकता है कोई शॉप खोल ले, हो सकता है कोई जाके कुछ सामान खरीदे कहीं से, पैसा आपके हाथ में होगा तभी तो आप जाके सामान खरीदोगे। हो सकता है आप दिवाली पे लाइट ले आए, पहले वो बुक बुक करने वाले लाइट आते थे, इस बार वो लड़ी वाली आप लाइट लेके आए, तो कहीं से तो खरीदा होगा ना, आपने किसी के शॉप से खरीदा होगा, तो उसको जॉब मिली, उसको पैसा मिला। तो सब कुछ इंटरलिंक्ड है, राइट। तो इन्फ्लेशन यार, महंगाई होती तो डेफिनेटली हमारे लिए खराब चीज है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो उसका सिंपल सा ये भी है कि इंप्लॉयमेंट भी ज्यादा होती है, राइट, अनइम्प्लॉयमेंट कम होती है उस टाइम पर। वहीं पर अगर इन्फ्लेशन कम है, मतलब लोगों के हाथ में अगर कम पैसा होगा तो लोग कहाँ खर्च करेंगे? अगर जनता के हाथ में पैसा ही कम होगा तो लोग कुछ खरीदेंगे नहीं, राइट, कोई बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करेंगे। ओके, तो उस केस में क्या होगा कि आपका अगर मान लो इन्फ्लेशन हमारा डिक्रीज हो रहा है, जिसका एक अलग टर्म होता है जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस केस में इंप्लॉयमेंट जो होगी वो भी आपकी घट जाएगी,
क्योंकि जनता के पास पैसा नहीं होगा। तो ये एक बेसिक रिलेशन अभी बस सीख लो, बाकी तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल हम करते हैं, रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट हमारा क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, सब हम सीखेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल डेफिनेशन इन्फ्लेशन की ये होती है। अब इन्फ्लेशन का उल्टा होता है डिफ्लेशन, जहां पर क्या होता है, जहां पर प्राइस लेवल घट जाता है, इंस्टेड ऑफ बढ़ना यहाँ पर प्राइस लेवल घटता है। ओके, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में बेरोजगारी बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर तो हमारा डिफ्लेशन ही था, राइट। जो आपसे सवाल पूछा गया था कि अगर प्राइस लेवल में डिक्रीमेंट देखने को हमको मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं। अब एक टर्म यहाँ पर है रिसेशन। ये टर्म आपने सुना होगा शायद पापा के मुंह से, अपने भाई के मुंह से, जो वर्किंग होते हैं उनके मुंह से। रिसेशन क्या होता है ना, एक इंडस्ट्री में या एक पर्टिकुलर आपके फील्ड में जब ये देखने को मिलता है, गिरावट लगातार देखने को मिलता है किसी इकोनॉमी में, अगर लगातार किसी पर्टिकुलर फील्ड में अगर लगातार इकोनॉमिक एक्टिविटी में गिरावट देखने को मिलता है, मतलब कई महीनों तक, ओके, कई महीनों तक लगातार अगर डिक्रीमेंट देखने को आपको मिलता है, चीजें हमारी डिक्रीज हो रही होती हैं, आउटपुट जो होता है कंपनी का वो कम हो रहा होता है, उस पूरे सिचुएशन को, उस इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं कि ये इकोनॉमी रिसेशन में जा चुकी है, जहां पर ग्रोथ नहीं हो रही है, बेसिकली आपकी चीजें डाउन जा रही है, ठीक। डीवैल्यूएशन क्या होता है, ये आपकी बेसिकली जो करेंसी की वैल्यू होती है उसका फॉल करना होता है, राइट। जैसे आपने न्यूज़ में सुनते होंगे कि $1 की कीमत इतने रुपए हो गई, रुपी कमजोर हो गया, फिर से इतने पैसे गिर गया, है ना, उसी को बोलते हैं डीवैल्यूएशन। सो डीवैल्यूएशन का मतलब होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंसी, राइट। सो वैल्यू ऑफ करेंसी में फॉल जब होता है, करेंसी की जो हमारी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ करेंसी में जब फॉल होता है, उसी को हम बोलते हैं डीवैल्यूएशन, राइट। इसका इंपैक्ट क्या होता है, इसका इंपैक्ट ये होता है कि जो आपके इंपोर्ट होते हैं, राइट, इंपोर्ट बहुत महंगे हो जाते हैं, आप कुछ बाहर से मंगाओगे तो महंगा पड़ेगा आपको, बिकॉज आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत घट चुकी है। ओके, आज के दिन इंडियन करेंसी शायद 84 के आसपास है, ऐसा कुछ 84 85 के आसपास है, यानी $1 की कीमत है 84 रुपीज के आसपास। बट बहुत ऐसे भी देश हैं जहाँ की करेंसी हमसे बहुत नीचे है, वहां घूमने जा सकते हो। उसमें से एक देश है इंडोनेशिया, मतलब ठीक ठाक है। एक देश है आपका क्या कहते हैं, लाओस वगैरह, लाओस वियतनाम इंडोनेशिया, इधर आप जा सकते हो, आसियान कंट्रीज आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। वहां उतना पैसा खर्च नहीं होगा आपका, ठीक। चलो, एक आपका होता है स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन तो होता है लेकिन ग्रोथ नहीं होती, मतलब नॉर्मली इन्फ्लेशन में क्या होता है, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती रहती है, लेकिन स्टैगफ्लेशन आपकी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इन्फ्लेशन भी होगा, मतलब चीजों के दाम तो बढ़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, ठीक। ये है आपका हमारा कुछ बेसिक बेसिक टर्म जिनके ऊपर हमसे क्वेश्चन वो पूछता है, ठीक है। तो स्टैगफ्लेशन में भी क्या होता है, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ ना होने का मतलब क्या होता है कि बेरोजगारी बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होती है, राइट। मतलब वो कंडीशन जहां पर यार महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही, उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, ग्रोथ नहीं हो पा रही इकोनॉमी। तो ये कुछ हमारे बालकों बेसिक बेसिक टर्म्स थे जो आपको पता हो, बाकी डिटेल में इनको हम समझेंगे जब अपन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे उस टाइम पर, ठीक है। अभी के लिए इतना जान लो, चीजों का दाम बढ़ता है, जो महंगाई हमारी बढ़ती है उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति, राइट। उसी का उल्टा होता है डिफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में इन्फ्लेशन के साथ साथ इन्फ्लेशन में जो चीजें होती हैं वो नहीं होता, प्राइसेस तो बढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाती, लोगों को नौकरियां नहीं मिल पाती, उस कंडीशन को हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। करंट में आप बोल सकते हो स्टैगफ्लेशन ही हमारे देश में ऑफिशियली नहीं है, लेकिन आप अगर देखोगे तो नौकरियां कहाँ उतनी लोगों को मिल रही है, राइट, और चीजों का दाम कितना बढ़ रहा है ना। पहले जो वैल्यू थी 500 रुपए की, आज कहाँ है भाई, आज तो मतलब 3 साल 4 साल पहले अगर आप सोचो 500 रुपए की वैल्यू कितनी ज्यादा थी, आज तो मतलब बहुत कम हो चुकी है अभी, राइट। चलिए, ये हमारा पूरा कंडीशन था, यहाँ पे आप देख सकते हो। आइडियल कंडीशन में क्या होता है, अगर 2 सेब चाहिए भैया तो 2 सेब आ रहे हैं तो प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इन्फ्लेशन में क्या होता है, डिमांड ज्यादा हो जाती है, क्यों, क्योंकि जनता के हाथ में पैसा है, सबको चाहिए, बुक बुक करने वाली लाइट लगाएंगे हम, अब बुक बुक करने वाली लाइट चाइना से आ रही है माल, है ना, अब सबको लगाना है दिवाली पे अपने घर पे। अब अगर सबको दिवाली पे लगाना है तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है ना, तो अगर कुछ भी प्राइस वो रख लेगा, है ना, बुक बुक करने वाली लाइट का प्राइस 500 रुपए रख लेगा, तब भी आप लोग सेम गोल पटाखे, है ना, राइट। पटाखे का आप देखोगे तो 1000 रुपए का तुमको मिलता है 12 शॉट वाला पटाखा, जो ऊपर जाएगा और उसमें से फिर 12 बार ऊपर जाता है वो, राइट। और उसको बनाने में शायद हार्डली 100 रुपए आता है। तो ये जो कॉस्टिंग है इतनी ज्यादा, जो आपको मार्जिन दिख रहा है वो क्यों है, इसलिए है बिकॉज डिमांड बहुत ज्यादा है। तो अगर किसी चीज की अंदर डिमांड होगी तो फिर आप कुछ भी प्राइस रख लोगे, लोग तो खरीदने आएंगे ना, राइट। तीसरा केस इसका उल्टा होता है, जहां पर सामान बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन डिमांड कम होती है। आपने ऐसे बहुत खबर देखी होंगी जहां पर टमाटर पड़े हुए हैं, राइट, टमाटर वगैरह को या प्याज वगैरह को, जो किसान हमारे होते हैं, आलू वगैरह हो गया, किसान वगैरह उनको ऐसे फेंक देते हैं रोड पे प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन खूब हो गया लेकिन डिमांड उतनी नहीं है ना। कितना टमाटर खाओगे, कितना प्याज खाओगे, कितना आलू खाओगे। अगर अभी इसी तरह उल्टा हो जाए, सोचो अगर आलू की पैदावार कम हो जाए देश में, तो भाई आलू इतना महंगा बिकेगा ना, इतना महंगा बिकेगा कि पूछो मत। सेम गोल में टमाटर आएंगे तभी। बट अगर पैदावार बहुत ज्यादा हो गई, मानसून अच्छा आ गया, पैदावार खूब हो गई, उस कंडीशन में किसान के लिए मुश्किल है ना, क्योंकि इतना ज्यादा अवेलेबिलिटी है किसी चीज की तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना। इसलिए दिन भर ऑनलाइन मत रहा करो, ठीक है। दिन भर अगर अवेलेबल रहोगे उसे एक मैसेज पर तुरंत आप रिप्लाई करोगे तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी मेरे भाई, समझे। ये है बेसिक इकोनॉमिक्स। ये चलें, अब ये चीज सस्ती क्यों थी, सेम जितनी इनकम, पहले 100 रुपए की वैल्यू थी, 100 रुपए में आपको बहुत कुछ मिलता था, लोगों के पास उतना ही पैसा था। भैया प्याज इतने महंगे हो गए कि आपने भी नाम नहीं लिया अरे नहीं भाई, बोला तो मेरे चलो ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, बेसिक टर्म्स मैंने आपको समझाया, बाकी तो अपन इकोनॉमिक्स में देखेंगे, ठीक है। चलो अभी एक S1 S6 आप सॉल्व करोगे जल्दी से, मुझे इसका आंसर बताओगे, राइट, सब लोग सही सही। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे आज फिर से बढ़िया से क्या प्रीपोजिशन। और एक चीज ध्यान रखना, जितने लोग यहाँ पर हो, कान खोल के सुन लो, 8 बजे क्लास में आना ही आना है। ये मत फील करना कि भैया यूट्यूब पे है तो भैया रिकॉर्डिंग देख लेंगे, भैया ये बहाने होते हैं, ठीक है, उनका कुछ नहीं देखते, ठीक। तो जैसे रोज आप पढ़ते हो अच्छे से राजा बाबू बन के, वैसे ही आज भी पढ़ेंगे दोनों क्लास में अच्छे से। चलो, क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर ये है, मैं आपको 1.5 मिनट दे रहा हूँ, पहले इसको सोचो फिर मैं आपको बोलूंगा क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 स्टार्ट। बोल रहा हूँ, बिल्कुल आपको नोट्स बनाना है, जो भी पीवाईक्यू सीरीज की क्लासेस होंगी ऑन यूट्यूब, बिल्कुल नोट्स बनाना है, आपके लिए मस्त रीजन काम करेगी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें आप देखोगे वहाँ पे, ठीक है। हर चीज सिलेबस में नहीं गिवन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो हम पीवाईक्यू से लिंक करके पढ़ सकते हैं, तो उस क्लास को करना ही करना है, हर हाल में करना है, मिस नहीं करना है, ये बात कान खोल कर सुन लो, ठीक। इसे जानबूझ के मैंने वीकडे रखा है क्योंकि वीकेंड पे तुम्हारा देखा नहीं, वाली क्लास में तुम नहीं आए थे, क्योंकि तुम्हारा क्या होता है बाद में देख लेंगे, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ऐसा मत करो, ठीक। चलो बताइए क्वेश्चन नंबर 44। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार यूट्यूब पे भी ना किस तरीके से पोल का ऑप्शन आ जाए, होता तो है बट उसके लिए एक बंदा और चाहिए मुझे, तो उसका जुगाड़ मैं कर रहा हूँ, किसी को एक्सेस देके।
डन। चलो गुड, 64% लोगों ने अभी तक सही जवाब दिया। परफेक्ट, चलो फाइन। गुड यार, अच्छा लगा मुझे देखकर। कैसे करा, नहीं हुआ राइट। जो लोग पहले क्लास में नहीं आए हैं, हमने 2 क्लास की थी एस 6 की राइट, अभी आगे और भी करेंगे। देखो अप्रोच क्या होता है, पहले एस पढ़ना होता है। एस में लिखा हुआ है हार्मोन्स हैव सेवरल फंक्शंस इन द बॉडी। हार्मोन्स के हमारे बॉडी में कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ कामकाज होते हैं। ओके, पहले हमने एस में पढ़ा, फिर 6 में क्या लिखा है, द टू हार्मोन्स टुगेदर रेगुलेट द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। अब यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा गया है बालक, लास्ट में आपका लिखा गया है दो हमारे किसी हार्मोन की बात की गई होगी पैसेज में, और उनके बारे में बताया गया है कि दोनों हार्मोन हमारे रेगुलेट करते हैं ग्लूकोज लेवल को राइट। एक आपका इंसुलिन होता है, इंसुलिन, और एक आपका ग्लूकागन होता है, ग्लूकागन। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, नहीं डिक्रीज करता है। ओके, इंसुलिन हमारा जब आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, मतलब ब्लड में आपके शुगर का लेवल जब अप हो जाता है, तो आप इंसुलिन के इंजेक्शन लेना स्टार्ट करते हो, जिसको डायबिटीज बोलते हैं, है ना। जिसको डायबिटीज होता है वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेता है। तो उस केस में इंसुलिन करता क्या है, आपके ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। बट ग्लूकागन जो आपका होता है, पैनक्रियाज ही करती है सीक्रेट दोनों को। ग्लूकागन क्या करता है, कभी-कभी ऐसा भी होता है कुछ लोगों को कि उनके ब्लड में शुगर का लेवल डाउन हो जाता है ना, बिल्कुल ये लोग शुगर छोड़ देते हैं, भाई फ्रूट्स भी नहीं खा रहे हैं, एकदम शुगर डाउन कर दिया। तो उस केस में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लोगों के खून में शुगर का लेवल डाउन हो गया। तो अगर आपको शुगर का लेवल अप करना होता है, तो फिर आप ग्लूकागन, हमारा जो हार्मोन होता है उसका ही काम होता है, ठीक है। तो ये शुगर लेवल अप करता है हमारे ब्लड में, और ये आपका डाउन करता है इंसुलिन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। हार्मोन्स हैव सेवरल फंक्शंस, पहले हमने एसवन पढ़ लिया, समझ में आ गया पैसेज किसके ऊपर है, ऑप्शन से करते हैं, पी पढ़ते हैं। दे, अब ये दे किसके लिए आया होगा, दे आपका प्रोनाउन है, दे आपका आया होगा प्लूरल चीज के लिए, और यहाँ पर प्लूरल चीज क्या है, हमारा हार्मोन्स। तो बिल्कुल आपका स्टार्ट हो सकता है, दे हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन द बॉडी। आप देख लेते हैं ऑन द अदर हैंड, अब मुझे बताओ राइट, हार्मोन है, आपने यहाँ बोला कि हार्मोन के कुछ काम होते हैं राइट, और फिर आप यहाँ बोल रहे हो कि दूसरी तरफ ग्लूकागन। अरे पहले पहली तरफ तो बताओ पहले ये तो बताओ पहली तरफ किसके बारे में आप बात कर रहे हो, देना बोल दो ना कि ऑन द अदर हैंड ये बंदा ये काम करता है, तो आज से स्टार्ट नहीं होने वाला। ठीक, आ जाओ फिर एस पढ़ते हैं। हार्मोन्स हैव सेवरल फंक्शंस इन द बॉडी, द रोल ऑफ इंसुलिन इन कीपिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल विद इन द नैरो लिमिट इज एन एग्जांपल ऑफ दिस फंक्शन। हो सकता है राइट आपका यहाँ पर, बट आप ध्यान से देखो ये दिस किसके लिए आया है, आप किसी फंक्शन की बात करोगे उसके लिए यहाँ पर दिस आया हुआ है राइट। ऑफ आपका प्रीपोजिशन है यहाँ पर मेरे भाई, फंक्शन आपका नाउन है, फिर आप समझ जाओगे क्या है दिस। तो आप किसी फंक्शन की बात कर रहे हो जिसके बारे में आपको इसके पहले बताया गया होगा, और वो आपने बताया है यहाँ पर पी में, कि जो हमारा हार्मोन होता है वो बैलेंस को मेंटेन करता है। इसका मतलब पी के बाद एस आएगा, तो पी के बाद एस खत्म है, यही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, कर लिया अराउंड 70% लोगों ने, गुड। बाकी जिनसे नहीं हो पाया टाइम में, ऐसे करना होता है आपको, ठीक। चलिए वापस आते हैं, शुरू करते हैं अभी पढ़ना अपना प्रीपोजिशन। तो लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सिखाया था कि ही वेंट टू होम क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, ही वेंट होम क्यों होगा, सेम गोज विद ही वेंट अब्रॉड क्यों होगा। इसलिए बिकॉज़ होम और अब्रॉड यहाँ पर हमारे एडवर्ब है, तो एडवर्ब के पहले हमें प्रीपोजिशन की नीड नहीं होती, प्रीपोजिशन आपका नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये नहीं था। फिर मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि यार ऑर्डर के बाद यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन क्यों नहीं आएगा, है ना। और मैंने आपको लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था राइट, एक मैंने आपको पोल दिया था कि जरा मुझे बताओ ही रीच्ड टू इंडिया होगा या ही रीच्ड इन इंडिया होगा। तो इसका आपने बताया था कि बहुत लोगों ने बोला था कि ही रीच्ड टू इंडिया होगा राइट, व्हिच इज नॉट ट्रू। ठीक, व्हिच इज नॉट ट्रू, यहाँ पर भी कोई प्रीपोजिशन की नीड नहीं थी, ठीक है। यहाँ पर भी मेरे भाई कोई प्रीपोजिशन की आपको नीड नहीं थी, ध्यान रखेंगे। एक सेकंड, अरे रिफ्रेश करोगे ना, नीचे चैट आएगा, उस चैट में नीचे साइड में 3 डॉट होंगे, 3 डॉट में देखोगे, 3 डॉट नहीं सॉरी, एक सेकंड बताओ, वेट वेट वेट, इसमें जाओगे ना, ये प्लस साइन बना होगा, ठीक है, जिसमें लिखा होगा एंगेज विद योर ऑडियंस, वहां रख देखो। चलो ठीक है, तो ये कल हमने यहाँ से पढ़ा था, आज हम यहीं से बालक स्टार्ट करने वाले हैं कि ऐसा क्यों है कि हमारे कुछ वर्ब के साथ हम लोग नहीं लेते आपका प्रीपोजिशन राइट। आई यहीं से बालक शुरू करेंगे। तो जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगा तो आप 2 प्रकार के वर्ब पढ़ोगे, वैसे कई प्रकार के होते हैं लेकिन मेनली हम 2 प्रकार के वर्ब पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिए। मेनली हम 2 प्रकार के वर्ब पढ़ेंगे, एक हमारे होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव, दूसरे वी हैव इनट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी में अगर आपने भी पढ़ाई की है तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया सुना होगा आपने। सो वी हैव ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव सॉरी, इन ट्रांजिटिव, ठीक है। 2 प्रकार के वालक हमारे वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, करेक्ट। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, ये अपने साथ क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। बट जो हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब होता है इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ध्यान रखिए, इसके साथ ऑब्जेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। सिंपल सा रूल बस ये है। अब ये वर्ब कैसे पहचानेंगे हम पढ़ेंगे वर्ब टॉपिक में। सिंपल सी जान लो कि जो आपके ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ क्या लेंगे भाई, ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ लेते हैं ऑब्जेक्ट, बीच में प्रीपोजिशन की नीड नहीं होती राइट। तो इसको आप ऐसे रूल लिख सकते हो कि जो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेते राइट, ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेंगे। जैसे कि मैं लिखूं, ही एडवाइज्ड टू हिज फ्रेंड, टू हिज फ्रेंड टू गो फॉर अ वॉक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है क्या, बिल्कुल है। आप किसको एडवाइस कर रहे हो, अपने दोस्त को एडवाइस कर रहे हो राइट, तो दोस्त आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये जो आपका एडवाइस है ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब, और तो पहचानना आप सीखेंगे अच्छे से और जब हम वर्ब टॉपिक पढ़ेंगे राइट। लेकिन अभी बस इतना जान लो कि जो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं मतलब उनके साथ हमें यहाँ पर प्रीपोजिशन की नीड नहीं होती। तो सिंपल यहाँ पर क्या होगा, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, ना कि ही एडवाइज्ड टू नहीं होगा, क्या होगा, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, डायरेक्ट आपका होने वाला है, ठीक है। ऐसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था राइट, कि ही रीच्ड, जैसा ना ही रीच्ड कहां पहुंचा, तो ही रीच्ड के बाद आपका क्या आएगा यहाँ पर, ही रीच्ड के बाद कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा ही रीच्ड इंडिया। बीच में कोई प्रीपोजिशन की नीड हमको नहीं है, ठीक है। बीच में किसी भी प्रीपोजिशन की आपको नीड नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो सिंपल। तो ये एक चीज हम स्पेशली आप वर्ब में आप समझ पाओगे इसको राइट। बहुत लोग इसको याद कर लेते हैं कि भाई एडवाइस हो गया, आस्क हो गया, बेग हो गया राइट, इसके बाद अगर किसी का नाम आया है ओके राइट, या नहीं आया है तो इस केस में हम प्रीपोजिशन नहीं लेते। बट ऐसे याद मत करो, सिर्फ ये अभी तक इतना समझ लो कि जो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब हैं उनके साथ हम वी डू नॉट यूज प्रीपोजिशन, ठीक। जैसे आपके वर्ड हो गया एडवाइस, बेग, एनकरेज, इनवाइट राइट। जैसे आप अगर लिखते हो ही इनवाइटेड, अब ही इनवाइटेड टू सुमित नहीं होगा, ही इनवाइटेड सुमित होगा सिर्फ। अगर मैं लिखूं यहाँ पर ही, क्योंकि आपको दिख रहा है उसने किसको इनवाइट किया ना, ऑब्जेक्ट है ना, सो ही इनवाइटेड टू सुमित। तो ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर टू नहीं होगा, व्हाई, बिकॉज इनवाइटेड आपका हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है राइट। तो अभी के लिए इतना पहचान जाओ कि ट्रांजिटिव वर्ब वाले हमारे ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट आता है, ओके, जिनके साथ ऑब्जेक्ट आपका जुड़ा होता है, करेक्ट। तो बीच में उसके आपको प्रीपोजिशन देखने को नहीं मिलेगा, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं, बस इतनी कहानी। चलिए अब यहीं पर एक इसी से मिलता जुलता एक रूल मैं आपको सिखाता हूं। एक वर्ड हमारा अराइव होता है, एक वर्ड वी हैव अराइव,
अराइव के साथ कभी कभी हम लोग एट यूज करते हैं और कभी कभी हम लोग बालक इन यूज करते हैं। अगर कल आपने इन और एट में अंतर पढ़ा है तो फिर आज आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अराइव एट और अराइव इन दो हमारे भाई साहब होते हैं, राइट। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, मान लीजिए मैं लिखूं शी अराइव्ड डैश इंडिया, ठीक। शी अराइव्ड डैश, ठीक। द बस अराइव्ड डैश डेस्टिनेशन, ठीक है। चलो मुझे बताओ पहले में क्या होगा। शी अराइव्ड, ऑप्शन नहीं दिया ना, ऑप्शन सबके सेम है। पहला ऑप्शन है इन, दूसरा ऑप्शन है एट, तीसरा ऑप्शन है टू। तीन ऑप्शन है वाले को बताइए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, चैट में बता दो। शी अराइव्ड के साथ क्या आएगा, टू, इन या कुछ और। हर्षी, क्योंकि वहां पर रीज्ड आपका है ट्रांजिटिव वर्ब, वेंट नहीं है ना ट्रांजिटिव वर्ब। हाँ जी, नन नन तो ऑप्शन नहीं दिया मैंने। अच्छा तुम कह रहे हो खाली शी अराइव्ड इंडिया होगा अच्छा, नहीं अराइव तो आपका ट्रांजिटिव नहीं होता ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेना है। अब बता रहे हो मैं भारत आया हूँ, भारत के ऊपर आप एक्शन कर रहे हो, ठीक है। ओके, मेजॉरिटी लोगों ने इन लिखा है। एक और चीज मैं फिर रिपीट कर दूं जो मैंने कल बताया था, जब मैं आपको क्वेश्चन पूछूं तो बेटा उसी पर रहो। ये बीच में सुपर 30 सुपर 80 जो करते हैं, अभी आप मुझे दिखाना, भगा दूंगा यहाँ से, ठीक है। जब मैं सवाल पूछूं ना, कृपया जवाब दें उसका बस। और ये जो खुद एग्जाम्पल आप फॉर्म करने लगते हो वो प्लीज उससे बचा करो, वरना फिर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो समझ आएगा नहीं, फिर जब आगे टॉपिक में जाएंगे फिर आप यहाँ पे और पूछते हो। कृपया टॉपिक पे हाथ रखो, जो सिंपल सा है सीख लो। अराइव एट जो हमारा होता है ना, अराइव एट हम छोटी जगह यूज करते हैं, सिमिलर ही तो है जैसे एट का हमने यूज पढ़ा हुआ था ना, वही तो है। अराइव एट का यूज हम लोग करेंगे फॉर स्मॉल प्लेसेस के लिए, स्मॉल प्लेसेस के लिए, लोकेशन के लिए यूज करते हैं। लेकिन अराइव इन हम यूज करते हैं फॉर लार्जर प्लेसेस, जो हमारी बड़ी जगह होती है, लार्जर प्लेसेस। कैसे भैया, जैसे मान लो कोई स्टेशन है, कोई बस स्टैंड है, ओके, कोई एयरपोर्ट है, अराइव एट दिल्ली एयरपोर्ट बोलते हो ना, कोई एयरपोर्ट है, कोई बस स्टेशन है या बस स्टॉप है, तो ये छोटी जगह हो गई है ना, कि बस स्टॉप पे आ गया बंदा या एयरपोर्ट पे आ गया बंदा, स्टेशन पे आ गया बंदा। लेकिन अगर आप किसी देश में जा रहे हो है ना, कि वो लंदन में आ गया, पेरिस में आ गया, किसी कंट्री में जा रहे हो, कंट्री में आ गया है वो, तो वो बड़ी जगह हो गया, वहां पर हम अराइव इन यूज करते हैं। तो शी अराइव इन होगा ऑब्वियसली यहाँ पर, शी अराइव एट होगा यहाँ पर। डेस्टिनेशन भी आपका एक छोटी जगह है जहां पे आपको जाना था, इट कुड बी एनीथिंग, ओके, कोई जगह तो होगी। द बस अराइव एट होगा, द बस अराइव एट द डेस्टिनेशन, राइट। तो अराइव एट और अराइव इन में अंतर क्या होता है ये मैंने आपको यहाँ सिखाया। अराइव एट हम यूज करते हैं आपका विद स्मॉल प्लेसेस, अराइव इन हम यूज करते हैं फॉर लार्ज प्लेस, राइट। चलो बढ़िया भैया, ट्रांजिटिव वाले का एग्जांपल, अच्छा इसका और एग्जांपल दे दो। एक वर्ड हमारा होता है ऑर्डर, जैसे मान लो मैं लिखूं ही ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी, क्या गलती है इसमें, राइट। इसमें गलती ये है कि आपको यहाँ पता है आपने क्या ऑर्डर किया, ओके, आपने क्या ऑर्डर किया आपको यहाँ पता है, दैट मींस यू नो द ऑब्जेक्ट। और जब आपको ऑब्जेक्ट पता है तो जो आपका वर्ब होगा वो कौन सा वर्ब होगा, वो आपका होगा, ध्यान समझो, वो आपका होगा ट्रांजिटिव वर्ब। ये दोबारा आएगा ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव पहचानना, तो अगर इसमें आपका कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, वो आप सीख जाओगे। लेकिन बस आप ये जान लो कि वंस यू आर श्योर कि हाँ ये चीज हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, देन उसके बाद फिर प्रीपोजिशन नहीं आने वाला। जैसे यहाँ पे लिखा था ही ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी, तो भाई ऑर्डर क्या उसने ऑर्डर किया है, एक कप ऑफ टी, एक चाय उसने मंगाई, आपको यहाँ पता है ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ओके। सो विद ट्रांजिटिव वर्ब आपका वो प्रीपोजिशन नहीं लेने वाला, तो ये क्या होगा, ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, सिंपल सा, राइट। तो जब ऑर्डर आपका वर्ब के फॉर्म में आया है तब फॉर नहीं आएगा, लेकिन अगर ये नाउन के फॉर्म में आ जाए तो, अगर मैं लिखूं मेरे भाई शी गेव एन ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ कॉफी, अब बताओ यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन सही है, बिल्कुल सही है। भाई क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर जो आपका ऑर्डर आया हुआ है ना, ये ऑर्डर आपका वर्ब थोड़ी ना है ट्रांजिटिव, ये नाउन है। कैसे पता भैया, अरे इतना पहचानना सिखाया था, आर्टिकल के बाद क्या आएगा, नाउन है। यहाँ पर वर्ब गेव है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, शी गेव एन ऑर्डर, राइट। शी गेव, उसने एक ऑर्डर दिया, तो यहाँ पर जो आपका ऑर्डर है वो नाउन के फॉर्म में आया है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इस ऑर्डर के साथ बिल्कुल फॉर आ सकता है कि ऑर्डर किस चीज का दिया, ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी, ठीक। लेकिन जब ऑर्डर हमारा वर्ब के फॉर्म में आया था तो ऑब्वियसली वो ट्रांजिटिव वर्ब था वहां पर, तो फिर ट्रांजिटिव वर्ब हमारा बिल्कुल आपके हमारे प्रीपोजिशंस नहीं आएंगे। लेकिन विद अगर वो सेम वर्ड मैं नाउन के फॉर्म में यूज कर रहा हूं बिल्कुल आपका है। जैसे आप एक आपका वर्ड होता है अटैक, अगर मैं लिखूं मतलब यहाँ पर कि शी अटैक्ड ऑन द बॉय, और अगर मैं लिखूं देयर वाज अटैक द बॉय, अब दोनों में से ग्रामेटिकली हमारा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर अटैक क्या है, यहाँ पर अटैक हमारा वर्ब है ना, बट यहाँ पर अटैक क्या है, यहाँ पर अटैक हमारा नाउन है, राइट। तो जब ये वर्ब है तो आपको पता है उसने किस पर अटैक किया, यहाँ पर अटैक का जब वर्ब यहाँ पर उसने अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रखा है भाई, अटैक वर्ड, राइट। यहाँ पर पता है उसने बॉय को अटैक किया, तो यहाँ पर ऑन नहीं आने वाला, क्योंकि आपका वर्ब कौन सा हुआ, ट्रांसिटिव वर्ब है। लेकिन मेरे भाई यहाँ तो खाली नाउन है ना, यहाँ वर्ब थोड़ी ना है, तो यहाँ पर अटैक अपने साथ ऑन ले लेगा कि देयर वाज एन अटैक ऑन द बॉय, ठीक। लेकिन जब यहाँ अटैक आपका वर्ब के फॉर्म में आया था, ट्रांसिटिव वर्ब के फॉर्म में, राइट, तो वहां पर आपका नहीं आना। अभी समझ में आ गया सभी को अच्छे से। श्रीनिवास जी, अगर उसके साथ आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो वो हमारा जो वर्ब होगा वो ट्रांसिटिव होगा, नहीं है तो फिर इंट्रांसिटिव होगा, ठीक है। भैया एक क्वेश्चन था खेल घर में कि आई हैव बीन प्लेइंग बास्केटबॉल डैश 15 इयर्स, तो इसमें करेक्ट आंसर फॉर दिया है, लेकिन भैया तो परफेक्ट है तो फ्रॉम क्यों नहीं होगा। अबे परफेक्ट है इसीलिए फ्रॉम नहीं होगा, कहीं तो पढ़ा है तो मैंने, उल्टा आपने पढ़ लिया दोस्त। सिंस और पहली बात तो यहाँ पर सिंस और फ्रॉम दोनों नहीं आने वाले, यहाँ पर फॉर आने वाला, बिकॉज आपका फोकस यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम पे, पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ी ना है। सिंस और आपका सिंस और फ्रॉम आपका फोकस रखते हैं पॉइंट ऑफ टाइम पे, यहाँ पर ये फोकस इज नॉट ऑन पॉइंट ऑफ टाइम ना, फोकस इज ऑन 15 ईयर का वो ड्यूरेशन, इसलिए फॉर है, राइट। गुड, मजा आ गया, ठीक है, हैकर हो गया। ट्रांसक्रिप्ट बताऊं क्या मतलब, यहाँ बंद कर दिया था क्या काम भैया जब बता रहा था मैं, और ये भी बोला कि आगे टॉपिक में दोबारा पढ़ोगे। अरे सिंपल सा है यार, अगर देखो आपको मैंने जिस ऑर्डर में पढ़ाया है, राइट, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था मेरे भाई कि क्या होता है आपका सब्जेक्ट, फिर मैंने आपको सिखाया क्या होता है ऑब्जेक्ट, उसके पहले भी मैंने आपको सिखाया क्या होता है क्लॉज, क्या होता है फ्रेज, क्योंकि जब तक आप वही नहीं पहचान पाओगे मेरे भाई तब तक आप जान नहीं पाओगे कि ऑब्जेक्ट है नहीं।
तो प्लीज वहां से स्टार्ट करिए, बिकॉज अगेन यार अभी मैं 15 क्लास का समराइज नहीं कर सकता ना, बस मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर उस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट था, इसलिए आपका वर्ब कौन सा है हमारा, ट्रांसिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट नहीं होता तो वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, चलिए, तो ये चीज प्लीज ध्यान रखेंगे कि आपके सिमिलर वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे एक वर्ड आपका होता है पता है, एक वर्ड हमारा होता है एम्फेसिस, शायद आपने देखा हो, एक वर्ड भी है बालक, एम्फेसिस वर्ड। एक होता है एम्फेसाइज करना और एक होता है एम्फेसिस। एम्फेसिस, दोनों में अंतर क्या है दोस्त? अंतर यह है कि एम्फेसाइज आपका वर्ब होता है और एम्फेसिस मेरे भाई आपका नाउन होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर आपको पता है, जैसे मैं लिखूं उधर कि एम्फेसाइज्ड ही एम्फेसाइज्ड डैश द बुक, ही एम्फेसाइज्ड ऑन द बुक या डैश द बुक, तो मेरे भाई यहां पर देखो कुछ आएगा क्या? आपको पता है वो एम्फेसाइज किसके ऊपर कर रहा है, ऑब्जेक्ट आपके सामने है, तो एम्फेसाइज कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो यहां कुछ नहीं आने वाला, खाली होगा ही एम्फेसाइज द बुक। बट जब नाउन के फॉर्म में आएगा कि ही पुट एम्फेसिस ऑन द बुक, यहां पर सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहां पर एम्फेसिस नाउन है। भैया कैसे पता? अबे पुट आपका यहां पर वर्ब है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है व्हिच इज नाउन, तो उसने क्या किया, उसने एम्फेसिस किया किस चीज के ऊपर, किताब के ऊपर। जब नाउन के फॉर्म में आया था तो बिल्कुल अपने साथ ले लेगा प्रीपोजिशन, और जब वो ट्रांजिटिव वर्ब के फॉर्म में आया था तो प्रीपोजिशन अपने साथ नहीं लेगा। बॉटम लाइन बस ये थी कि ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ प्रीपोजिशंस नहीं लेते हैं, बस आपको मुझे यहां पर ये पढ़ाना था। ठीक, लेकिन जब वो सेम वर्ड, ऐसे याद मत कर लेना, लेकिन जब वो सेम वर्ड आपका नाउन के फॉर्म में यूज हो जाए, किसी और फॉर्म में यूज हो जाए, तो बिल्कुल आप प्रीपोजिशन यूज करते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूं जिसको अभी क्लियर नहीं। अगर मैं लिखूं मोबाइल फोन अफेक्ट्स डैश आइस, ऑप्शन दे रहा हूं, ऑन, टू, नन या नो प्रीपोजिशन। चलो पोल में बालको जवाब दीजिए। पोल में ठीक है। भैया पढ़ाई में बैलेंस ला पा रहा हूँ अभी रिसेंटली, पर वेट लॉस में बिल्कुल असफल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो लूज करा लेंगे यार अकेडमी में, कोई दिक्कत नहीं। ओबीस मत रहो, ठीक है, थोड़ा बहुत ओवरवेट चलेगा, बट ओबीस तो अगर है वो तो फिर तो काम करो उस पर, ठीक है। सॉरी, डन। अगर किसी को थोड़ी बहुत दिक्कत है ना वर्ब वाले में, तो जो वर्ब पढ़ोगे तो ऑब्वियसली अभी टॉपिक नहीं है ना कि भाई वर्ब की कम से कम नहीं तो 6-7 क्लास होंगी, मान के चलो 5 तो मतलब मान लो, ठीक है। तो वर्ब छोटा टॉपिक पढ़ना है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव उसमें बहुत सारे केस होंगे। अभी के लिए इतना बस जान लो कि अगर ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव है, नहीं है तो इंट्रांजिटिव बस। मोबाइल फोन अफेक्ट्स ऑन आवर आइज, तो सिंपल सा है, देखो यहाँ पर क्या अफेक्ट करता है मोबाइल फोन हमारी आंखों पर, ऑब्जेक्ट आंखें हैं हमारी, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, कोई प्रीपोजिशन की नीड नहीं है, सिंपल होगा मोबाइल फोन अफेक्ट्स आवर आइज, राइट। बट ऐसे लिखा होता मोबाइल फोन हैज एन इफेक्ट, बिल्कुल यहाँ पर आना था, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर इफेक्ट आपका नाउन है, अफेक्ट आपका वर्ब होता है, इफेक्ट आपका नाउन होता है, ठीक है। तो हमने आपने बस ये सीखा है कि जो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं मालिक, विद ट्रांजिटिव वर्ब वी डू नॉट यूज क्या, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हम लोग यूज नहीं करते हैं प्रीपोजिशन, बस। और मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि अगर वो सेम वर्ड कहीं और आया है, किसी और फॉर्म में आया है, ट्रांजिटिव वर्ब के फॉर्म में नहीं आया है, तो उस केस में आप करोगे, ऐसा नहीं कि आप ऐसे बस रट लो कि ऑर्डर अपने साथ नहीं लेता। बट ऑर्डर कब अपने साथ नहीं लेगा प्रीपोजिशन, जब वो वर्ब के फॉर्म में आया है, बट जब वो आया है नाउन के फॉर्म में तो बिल्कुल लेगा। चल, ये था हमारा आज का पहला कहानी। सेकंड, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे भैया जी, जो आपका फेमस है, एक हमारा इन, इनटू, ऑन टू, अपॉन, ये सब हम कब यूज करते हैं। तो एक हमारा इन होता है, एक हमारा इनटू होता है, ठीक। किताब में लोग पढ़ लेते हैं कि जो इन होता है वो हम वहां यूज करते हैं जहां पर कोई मूवमेंट ना हो रही हो, नो मूवमेंट, और हम इनटू वहां यूज करते हैं जहां पर मूवमेंट हो रही होती है, ऐसा किताब में लिखा होता है, बट वो गलत लिखा होता है, ठीक है। सिंपल मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, इन आपका मेरे भाई वहां आएगा जहां पर मीडियम चेंज नहीं हो रहा होता, नो चेंज ऑफ मीडियम। अगर आपका मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज ऑफ मीडियम, एग्जांपल से आप समझ पाओगे बेटर अभी। अगर कहीं पर मीडियम चेंज नहीं हो रहा है वहां पर हम इन यूज करेंगे, राइट। बट अगर कहीं पर चेंज हो रहा है मेरे भाई मीडियम में, अगर कहीं पर चेंज ऑफ मीडियम है, चेंज ऑफ मीडियम, देन वहां पे वी विल यूज इनटू, राइट। कैसे? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, रिया वाज वॉकिंग डैश द रूम, जरा बताने की कष्ट करें कि यहां पर इन आएगा इनटू आएगा, सोच के सभी लोग। अरे अराइव हिमांशु इज नॉट अ ट्रांसक्रिप्ट भैया, कैसे बताऊं तुमको मैं? बोला मैं, तभी मैंने बोला था, आपने पहले पूछा था। हाँ जी, इन आएगा ऑब्वियसली, ऑब्वियसली इन आएगा। अच्छा, ओके, प्रशांत जी कोई नहीं है, पक्का, ओके, चलो फाइन। तो काफी लोगों ने इन बोला, काफी लोगों ने इनटू बोला, लेकिन इसका सही जवाब दिया है केवल, कोई मिल नहीं रहा है, इसका सही जवाब देने वाला कोई मिल ही नहीं रहा है। अरे भाई, एक ने तो ऑन लिख दिया। विक्रम सिंह चौहान, आपने लिखा है रिया वाज वॉकिंग ऑन द रूम, होगा कैसे भाई? छिपकली के लिए क्या रिया ऑन द रूम कैसे? आरएमएस जी इनवाइट करें, आज कर पाएंगे? फिक्स हुआ तुम्हारा इशू? हो गया फिक्स? हेलो, क्या नाम है भाई तुम्हारा? कौन सी क्लास में हो? 11th? अभी स्कूल में हो आप? तो ये जो स्कूल ने आपके साथ किया है, इससे आप खुश हैं दुखी हैं? क्योंकि रात में आपको रखना पड़ा स्कूल में। हाँ, क्या कितने लोग हो? हाँ, 50 लोग हो, ओके। एक उसमें चल रहा है क्लास, मतलब आवाज क्लियर है? कोई रहता भी है देखने के लिए, बस तुम लोग बातें करते हो? अच्छा, 15 भी आए, ठीक है, चलो ठीक है डन। ओके, ये है मिलिट्री स्कूल वाले, इनको जबरदस्ती बिठाया जा रहा है। क्लास 11 के अभी, तो इनका भी टाइम है, 1 साल है, बट इनको वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई है कि आगे बैठे, ठीक है। चलो,
ही वाज वॉकिंग। तो यार जिन्होंने भाई साहब ने ऑन लिखा है वो तो बिल्कुल गलत है, राइट। देखो यहाँ पर इन भी सही है, इनटू भी सही है, दोनों सही। समझे, दोनों सही है भाई। कैसे? मान लो ये रूम था, अब इस रूम में रिया जी अंदर वॉक कर रही है, रूम के अंदर ही रिया जी वॉक कर रही है ना भाई, इसमें क्या होगा, रिया वाज वॉकिंग इन द रूम। मान लो ये रूम है, ये दूसरा रूम है, रिया जी यहाँ से जाकर उस रूम में एंटर कर रही है, तो रिया वाज वॉकिंग इनटू द रूम। यहाँ पर इनटू आएगा, यहाँ पर इन आएगा, आपको नहीं पता ना, दोनों सही था यहाँ पर। जैसे मान लो एक बिल्ली है, ये है बिल्ली, ये है चूहा, ठीक। अब ये बिल्ली, मैं लिखूं द कैट जम्प्ड डैश द रैट। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा, मेजॉरिटी लोग क्या बोलेंगे, भैया कौन आएगा, झपट्टा मार दिया, सही है। बट ये भी तो हो सकता है ओवर, ऊपर से कूद गई, ये भी तो हो सकता है बिहाइंड या अहेड, कि दोनों में ये सो रहा था कौन ऊपर कूदेगा, ये झपट्टा मारा इसने आगे कूद गई, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ भी आ सकता है ना, द कैट जंप्ड अपॉन द रैट, ओवर द रैट, बिहाइंड द रैट, है ना, पीछे रह गई कैट, यहीं पर गिर गई, पहले गिर गई। तो जब क्वेश्चन में क्लियर ऐसा कुछ क्लियर नहीं है तो कुछ भी हो सकता है प्रीपोजिशन तो हमारा यार, है ना, कि हो सकता है कैट यहाँ उछल गई, बिल्ली यहाँ उछल गई। एबव हो सकता है, एबव कब आएगा कि कैट बिल्ली से ऊपर उछल गई, दोनों में आपस में कंडीशन हो रहा है। ओके, तो ऐसे कोई सवाल पूछना है उससे तो उसको बोल देगा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑन नहीं हो सकता कुछ भी तो हो सकता है, लेकिन जिसने आंसर ऑन बताया था, ऑन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, चलो तो इन और इंटू में अंतर समझते हैं अब कि कहां पर इन आएगा, कहां पर इंटू आएगा। पहले आपने देख लिया कि इनका मतलब क्या होता है कि आप एक रूम के अंदर हो, वहीं पर आप घूम रहे हो, वहां पर इन आएगा। इंटू हमारा वहां आता है जहां पर यू आर बेसिकली एंटरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आप एक जगह से किसी दूसरी जगह जा रहे हो, वहां पर हमारा इंटू आने वाला। मैं आपको 3 एग्जांपल दूंगा, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी एकदम। मैं लिखूं यहां पर ही जंप्ड डैश द वेल, मैं लिखूं यहां पर द फ्रॉग वाज लाइंग द वेल, मैं अगर लिखूं यहां पर द बॉय डाइव्ड डैश रिवर। ओके, मैं अगर लिखूं यहां पर द बॉय वाज स्विमिंग डैश द रिवर। ठीक है, चलो ध्यान से समझना, आसान है लेकिन कंफ्यूजिंग है। पहली बात तो ही जंप्ड, अब यार इतना ऑब्वियस है कि उसको कि वो कुएं के बाहर था, ठीक है। अब यार इतना मान के चलेंगे कि बंदा जो यहाँ पे कूदा है वो पहले कुआं के बाहर था, ये आपका वेल है, बंदा यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से कूदा है। ये मत बोलना कि भैया ऐसा भी तो हो सकता है कुएं के अंदर ऑलरेडी बंदा हो और कुएं के अंदर ही उछला हो, बिल्कुल वहां पर इन आएगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता नहीं ना, तो हम ये मानेंगे कि बंदा बाहर से अंदर गया, तो बाहर से अंदर जाने का मतलब क्या हुआ, मीडियम चेंज हुआ, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, इंटू आएगा। ठीक, इन नहीं आएगा, ही जंप्ड इनटू द वेल। सेकंड, द फ्रॉग वाज लाइंग, अब देखो यहाँ पर जो तुम्हारा ये फ्रॉग है, मेढक है, वो अंदर ही भैया जी चिल कर रहा है, वो ना कूद फान नहीं कर रहा ना, चिल कर रहा है अंदर। तो यहाँ पर क्या आपका मीडियम चेंज हो रहा है, नहीं ना, कुएं के अंदर था, कुएं के अंदर भैया जी मौज कर रहा है, क्या आएगा यहाँ पर, इन आएगा। बॉय ने डाइव किया है, डाइव करने का मतलब क्या होता है, बाहर रहा होगा ना पहले, बाहर से अंदर गया होगा ना, डाइव का मतलब ये होता है मीडियम चेंज हुआ, इनटू आएगा। द बॉय वाज स्विमिंग, अभी तो पानी में था, यहाँ तो मीडियम, भले देखो मोशन हुआ है। अब जो स्कूल अगर आप किताबी ज्ञान से जाओगे ना तो लोग इसका आंसर इनटू करते हैं, द बॉय वाज स्विमिंग इनटू द रिवर, बट इनटू नहीं होगा, इन होगा। व्हाई? बिकॉज़ यहाँ पर बॉय ऑलरेडी रिवर में था, वो बस आप बता रहे हो कि यार रिवर में तैर रहा है, आपने ये नहीं बोला कि रिवर में कूद रहा है, रिवर में छलांग रहा है।